हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। इस चैनल का मेन उद्देश्य है शून्य से शिखर तक। दोस्तों, यहाँ हम पढ़ते कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जहाँ आज हमारा पहला वीडियो होगा कक्षा 11वीं के फिजिक्स के पहले चैप्टर भौतिकी जगत के बारे में। अर्थात हम आज से शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 11वीं के फिजिक्स को। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। यदि अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस सारे वीडियो को देख लें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज से हम अपनी कक्षा 11वीं के फिजिक्स के पहले चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड को। दोस्तों, ये फिजिक्स साइंस का एक पार्ट होता है। इस फिजिक्स के पहले चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत को कक्षा 11वीं में बस इसलिए रखा गया है कि वह चैप्टर आपको फिजिक्स का पूरा वर्णन दे सके। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स का क्षेत्र क्या होता है, फिजिक्स का पूरा बेसिक जानकारी आपको ये पहला चैप्टर भौतिकी जगत देता है कि फिजिक्स आपको आसानी से समझ में आ सके और आप एक फिजिक्स में बेहतर शुरुआत कर सकें। तो जहाँ फिजिक्स साइंस का एक पार्ट होता है, साइंस की एक ब्रांच होती है, तो हम स्टार्ट साइंस से करेंगे। साइंस, जिसे आप हिंदी में विज्ञान कहते हो, और यह विज्ञान हमें पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कठिन पड़ता होगा, लेकिन वादा रहा दोस्तों, इस चैनल पर आपको विज्ञान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने इस चैनल का मेन उद्देश्य रखा है कि आपके नॉलेज को शून्य से शिखर तक लेकर जाएंगे। साइंस, जिसका अर्थ होता है विज्ञान, ये जो साइंस शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया था। लैटिन भाषा के सिंटिया से लिया गया था, जिसका मेन अर्थ होता है जानना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है जानना। किसी भी चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना ही साइंस कहलाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अभी साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, हाइड्रोलॉजी। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं साइंस के। लेकिन हमें यहाँ क्लास 11th में फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के फिजिक्स को, जो साइंस की एक ब्रांच होती है। जैसे हमने देखा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया से हुई थी, वैसे ही फिजिक्स, ये जो फिजिक्स शब्द है इसकी भी उत्पत्ति हुई है, लेकिन इस फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई थी। ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया था। फ्यूसिस अर्थात फिजिक्स का निर्माण या फिजिक्स का जन्म किस शब्द से हुआ है? फ्यूसिस से, जहाँ फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, या हिंदी में आप कह सकते हो प्रकृति। अब फिजिक्स को तो फ्यूसिस से लिया गया, जहाँ फ्यूसिस का हमने शाब्दिक अर्थ आपको क्या बता दिया, नेचर होता है। इसलिए शुरुआत में साइंटिस्ट लोग क्या किए थे, जो फिजिक्स की डिफिनीशन आई थी, तो उन्होंने कहा था कि भौतिकी को प्रकृति विज्ञान भी कहते हैं। बस यह डिफिनीशन, यह वर्ड इसी आधार पर दिया गया था, क्योंकि फिजिक्स को फ्यूसिस से लिया गया था, जहाँ फ्यूसिस का अर्थ होता था नेचर या प्रकृति। लेकिन ये फिजिक्स होता क्या है दरअसल है, हम ये कह सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का
वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब ये प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं? हमने नाम तो दे दिया कि फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, अर्थात वैज्ञानिकों ने उन घटनाओं पर क्या मत दिया था, उन्होंने उसका क्या सिद्धांत निकाला था, क्या व्याख्या की थी, वो अध्ययन आपको करना पड़ता है फिजिक्स के अंतर्गत। कैसी प्राकृतिक घटनाएं? जैसे में आप ये कह सकते हो, जैसे सूर्य का उदय होना। सूर्य सुबह सुबह निकलता है तो लाल कलर का निकलता है, उसका आकार, उसका रंग सब डिपेंडेंट होता है। आप देखो, सूर्य जब उदय होता है तो लाल कलर में उदय होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो भी उसका कलर लाल ही होता है। तो ऐसा कौन सा कारण है, क्या रीज़न है कि सूर्य निकलते टाइम पे भी लाल होता है और डूबते टाइम पे भी लाल होता है? जैसे हम और भी एग्जाम्पल कह सकते हैं, जैसे वर्षा का होना, बारिश कैसे होती है, इसका अध्ययन भी हम कर सकते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। और भी जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात यदि हम किसी भी वस्तु को ऊपर ले करके छोड़े तो वह तुरंत नीचे चली जाती है। हम कहते हैं ये कि यह पृथ्वी उस वस्तु पर एक बल लगाती है जिससे वह वस्तु नीचे की ओर गिर जाती है। तो इन सारी बातों का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। इन सब का अध्ययन हम फिजिक्स के आसपास में करते हैं। जैसे हम अपने आसपास में देखें कि हमारे आसपास में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, या इसी को द्रव्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ या द्रव्य वे वस्तुएं हैं जिनका कुछ भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं। आप एग्जाम्पल बहुत सारा पढ़ सकते हो। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ें तो किताब, ईंट। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपनी आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ऊर्जा, ये ऊर्जा आपने पिछली कक्षाओं में ये ज़रूर पढ़ा होगा। तो हमने पिछली कक्षाओं में ये पाया होगा कि ऊर्जा की डिफिनीशन जो निकल के आती है वो ये होती है कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। हर एक मनुष्य के अंदर ऊर्जा निश्चित तौर पर होती है जिससे वो अपने सारे कार्य को संपन्न कर पाता है। जैसे आप खुद ही बताओ, आप अपना बैग उठा करके स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करके फिर साइकिल चला के वापस आते हो, तो ये सब काम किसके बल पे कर पाते हो? इसलिए कर पाते हो क्योंकि आपके शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में क्या भरी हुई है? ऊर्जा भरी हुई है। यदि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं होती तो आप ये सारे काम नहीं कर पाते। तो आपके शरीर में ऊर्जा तो है, पढ़ने के लिए अलग ऊर्जा है, साइकिल चलाने के लिए अलग ऊर्जा है, दौड़ने के लिए अलग ऊर्जा है, खेलने के लिए अलग ऊर्जा है। एक मनुष्य के अंदर या एक वस्तु के अंदर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जाएं कई प्रकार की होती है, जिनमें हम कुछ मुख्य के बारे में पढ़ सकते हैं। जिनमें हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इत्यादि। ऐसे हैं तो बहुत सारे। जैसे नाभिकीय ऊर्जा भी इसी में आता है। जो नाभिक के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, किसी भी मशीन के द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, जब हम गति करते हैं या कोई भी वस्तु या फिर कोई भी सामान गति करती है तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, जब हम कोई काम करते हैं और वह काम जितनी अधिक मात्रा में काम कर सकें वही किया गया कार्य कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। आप ये कह सकते हो कि ऊर्जा का तो बहुत सारा प्रकार हो गया। पहले ये माना जाता था कि पदार्थ और ऊर्जा का आपस में कोई संबंध नहीं है,
जब आइंस्टीन साहब आ गए तो आइंस्टीन साहब ने ये तय कर दिया कि द्रव्य और ऊर्जा का एक दूसरे में संबंध होता है, और वो आकर के द्रव्य और ऊर्जा के बीच में कुछ संबंध दे दिया। तो हमारा अगला टॉपिक होगा द्रव्य तथा ऊर्जा में संबंध। ये जो अपने चाचा थे ना आइंस्टीन, इन्होंने बहुत ही बढ़िया वाला परिभाषा दिया था ये द्रव्य और ऊर्जा के बारे में। इन्होंने साफ तौर पर ये बताया था कि हम किसी भी पदार्थ या द्रव्य को के अनुसार आइंस्टीन के अनुसार, अपने चाचा के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। अब बीच में तो अपने चाचा आ गए और चाचा ने तो ये साफ साफ कह दिया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता था। लेकिन चाचा से पहले किसी ने ये बात नहीं बताई थी कि द्रव्य और ऊर्जा का आपस में संबंध है भी या नहीं भी। लेकिन चाचा ने आकर साफ कर दिया और इन्होंने अपने एक समीकरण दे दिया। इनके अनुसार यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान यम तथा उसकी ऊर्जा ई है, तो इन्होंने अपना एक समीकरण दिया और इस समीकरण के अनुसार इन्होंने दिखाया कि E इक्वल टू mc² होता है, जहाँ c प्रकाश की चाल है और जो c की वैल्यू आती है वो आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको याद करने का तरीका सीख भी सकते हो। E को लिख सकते हो एनर्जी इक्वल टू m से माई लिख सकते हो और c से चाय लिख सकते हो। आप ये भी याद कर सकते हो आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन का जो समीकरण होता है वो समीकरण है क्या दरअसल, E इक्वल टू mc²। या आप याद करने के ट्रिक सीख सकते हो एनर्जी इक्वल टू माई चाय स्क्वायर। याद कर लीजिएगा इसको ध्यान से। हमारा अगला टॉपिक है भौतिकी का क्षेत्र। इस फिजिक्स का क्षेत्र कितना है। अभी तक हमने जो पढ़ाई करी थी वो तो कुछ बेसिक से नॉलेज थे। हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा है। फिजिक्स का क्षेत्र विस्तृत है, बहुत ज़्यादा वर्णनात्मक है। इसका क्षेत्र अत्यंत बड़ा है। अब इसका क्षेत्र बड़ा है इसलिए हम इनके क्षेत्र को दो भागों में बांट देते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। जो पहला हिस्सा बांटा गया उसे बोला गया स्थूल क्षेत्र, जिसको आप कह सकते हो मैक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ज़्यादा विशाल विशाल कण, एक बहुत बड़े आकार के कणों के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो सब आते हैं स्थूल क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा भाग है इसका सूक्ष्म क्षेत्र, जिसको कह सकते हो आप माइक्रोस्कोपिक। अब हम इन दोनों क्षेत्रों के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। अब देखो कि फिजिक्स का जो क्षेत्र है, जितना भी फिजिक्स का क्राइटेरिया, उन सबको दो भागों में बस बांट दिया गया। पहला स्थूल क्षेत्र और दूसरा सूक्ष्म क्षेत्र। अर्थात यदि कोई बहुत बड़े बड़े आकार के पिंडों का अध्ययन करना है तो उसे हम स्थूल क्षेत्र में करेंगे, और यदि छोटे छोटे कणों का, छोटे छोटे अंश का अध्ययन करना है तो उसे हम सूक्ष्म क्षेत्र में रखते हैं। तो हम देखते हैं फिजिक्स का, भौतिकी का स्थूल क्षेत्र क्या होता है। स्थूल क्षेत्र में किसका किसका अध्ययन आप कर सकते हो। इस भौतिकी के स्थूल क्षेत्र को, इसको भी
कई शाखाओं में बांटा गया है। अर्थात स्थूल क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसका एक ही बार में पूर्ण अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं। इसको भी अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ना पड़ता है। जहाँ हमारा स्थूल क्षेत्र का पहला पॉइंट होगा यांत्रिकी, मैकेनिक्स। जितनी भी मशीन्स होती हैं उन सब का अध्ययन आप इसके अंतर्गत करते हो। हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत बल, दाब, जड़त्व, गति, विस्थापन, दूरी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो यांत्रिकी होता है, इस यांत्रिकी के अंतर्गत जिस भी टॉपिक का अध्ययन करते हैं वो सारे टॉपिक न्यूटन के नियमों पर आधारित होते हैं। सारे टॉपिक न्यूटन के नियमों पर आधारित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यांत्रिकी न्यूटन के नियमों पर आधारित है। इनमें से हम किसी का भी अध्ययन करेंगे उनमें न्यूटन के नियमों का जरूर पालन करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। जैसे हमने देखा कि फिजिक्स के इस पहले स्थूल क्षेत्र के पहले पॉइंट यांत्रिकी में हम किसका अध्ययन कर सकते हैं? बल का अध्ययन कर सकते हैं, जड़त्व का अध्ययन कर सकते हैं, दाब पढ़ सकते हैं, गति, विस्थापन, दूरी और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे ऊर्जा, शक्ति, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। इन सब का अध्ययन आप इस यांत्रिकी में कर सकते हो। ठीक वैसे ही ऊष्मागतिकी में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे इसमें ताप, ऊष्मा, एंट्रोपी, एंथैल्पी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स के अंदर जैसे हमने देखा कि ऊष्मागतिकी के अंदर आप ऊष्मा, ताप, एंट्रोपी, एंथैल्पी का अध्ययन करते हो, वैसे ही ठीक प्रकाशिकी के अंतर्गत इसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ये स्थूल क्षेत्र का तीसरा टॉपिक रहा है। पहला टॉपिक हमने पढ़ा मैकेनिक्स, यांत्रिकी, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक को बताया आपको। फिर दूसरा हमने टॉपिक कर रखा है आपका ऊष्मागतिकी। फिर हमने तीसरा टॉपिक किया इसका प्रकाशिकी। हम ये कह सकते हैं इसका चौथा टॉपिक है वैद्युत गतिकी। इसके अंतर्गत भी हम बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन करते हैं। इसमें गॉस का नियम, एम्पियर का नियम तथा फैराडे के नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने ये देखा कि फिजिक्स के जो स्थूल क्षेत्र हैं
वो एक बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें अलग अलग टॉपिकों का अध्ययन अलग अलग टॉपिक्स में किया जा रहा है। हमारा दूसरा फिजिक्स का क्षेत्र है भौतिकी का सूक्ष्म क्षेत्र। इसमें जैसा कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सूक्ष्म मतलब होता है अति छोटा सा। इसमें हम छोटे आकार के परमाणु एवं उसके नाभिकों का अध्ययन करते हैं। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे छोटे कणों की संरचना तथा संगठन का अध्ययन किया जाता है। आप देख सकते हो कि जितने भी सूक्ष्म क्षेत्र होते हैं, वो सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, तो इस फिजिक्स के सूक्ष्म क्षेत्र में हम एकदम छोटे से छोटे पार्टिकल का अध्ययन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता होगा कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और वही कण होते हैं आपके क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन सब का अध्ययन करते हैं फिजिक्स के सूक्ष्म क्षेत्र में। दोस्तों, ये जो फिजिक्स है ना, ये जो फिजिक्स है ये वैसे है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ये फिजिक्स में विशालकाय पिंड, जैसे सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य का आकार कितना बड़ा है, इस इतने बड़े से पिंड से लेकर अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन तक का अध्ययन किया जाता है। आप ये देख सकते हो कि एक फिजिक्स में बहुत ज़्यादा बड़े कणों से लेकर के बहुत छोटे कणों तक का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए फिजिक्स इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड सब्जेक्ट बन जाता है। और हमारे इस चैनल का मेन उद्देश्य ये है कि आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा शिखर तक पहुंचा देने का। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।